हेलो बच्चों, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी। अब कॉन्टिन्यूस बॉडी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने जो भी केस पढ़ा था सारे में बॉडीज़ को हम लोग पॉइंट मासेज मान रहे थे या कुछ इस तरह से शेप माना जा रहा था जिसका कि सेंटर ऑफ मास निकालना बिल्कुल ही आसान था। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिफॉर्म रॉड लिया जाए, एक यूनिफॉर्म अगर रॉड लिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको ऑब्वियस सी बात है कि सिमेट्रिसिटी को फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा, राइट। हाँ, एक बात मैं और भी बता देता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास, इस नोट को हम लोग ध्यान रखेंगे तो एक नोट में हम लोग यहाँ पर लिख लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल lies on axis of symmetry और plane of symmetry। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, राइट। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा लाइन, जैसे कि हम लोग रॉड की बात करें तो रॉड की बात करें तो एक ऐसा लाइन जो कि इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करे। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग एक लाइन को बीचों बीच ड्रॉ करें तो इस केस में ये लाइन जो है बॉडी को सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसिमेट्री। अगर हम लोग ये देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक डिस्क की या फुल सर्कल की बात करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइक पास करेंगे वो सारे के सारे सेंटर से पास करेंगे, करेक्ट। अगर आपसे बोला जाए कि सेमी सर्कल क्या होगा, तो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस सेमी सर्कल को दो पार्ट में एग्जैक्टली दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो बॉडी को किसी भी दो पार्ट में एग्जैक्टली सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपका उसी टाइप से कुछ होगा। अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग प्लेन में बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपका हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सॉरी, लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ चुका है कि ऐसा एक्सिस या प्लेन जो बॉडी को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करे, मीन्स दोज लाइन्स which divide the body into two symmetrical part, right, which divide the body into two symmetrical part are called axis of symmetry or line of symmetry, right। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली इसमें हम लोग का हेडिंग क्या था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूस बॉडी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का आपका सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा, और साथ ही साथ हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। अब मैंने एक नया तरीका शुरू किया कि मैं शुरुआत में ही बता दिया करूँगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। तो हम लोग थ्योरी की बात करें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडी, हम लोग बात करें सेंटर सीएम ऑफ रेगुलर बॉडी। रेगुलर बॉडी बोले या कंटिन्यूस बॉडी बोले, सारा एक ही है। तो ये जो है बॉडी का, इन बॉडीज़ का कुछ डायमेंशंस होंगे। मतलब अगर हम लोग बात करते कि ऐसा एक बॉडी है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर बॉडी, राइट। यहाँ मास हर जगह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंटिन्यूस बॉडी बोल रहे हैं या हम लोग रेगुलर बॉडी बोल रहे हैं। पॉइंट मासेज आपका रेगुलर बॉडी नहीं था, वो डिस्क्रीट हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। मासेज कहीं कहीं आपके अरेंज रखे हुए थे, करेक्ट।
तो अब हम लोग को ऐसा अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक छोटा सा पॉइंट मास ले लिया करेंगे, ठीक है, और इसका मास हम लोग बोलने वाले हैं dm, एंड लेट्स सपोज द पोजीशन ऑफ दिस स्मॉल मास इज r। इसका जो है पोजीशन क्या है, वो r है, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मास लिया है dm, तो ये r जो है उस पॉइंट मास का पोजीशन भी बोल सकते हैं, या उस जो मास एलिमेंट लिया गया है उसका सेंटर ऑफ मास का भी आप पोजीशन बोल सकते हैं। धीरे से ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मैं छोटा सा पॉइंट मास ले रहा हूँ तो पॉइंट मास का इस मास का पोजीशन और इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दोनों एक ही हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसी के साथ लाई कर है। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि कोई रॉड अगर ले लिया जाए, रॉड ले लिया जाए, तो रॉड का पोजीशन कुछ अलग बात होता है, क्योंकि रॉड का तो डायमेंशन है, इसका हम लोग पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। हम लोग को बोलना पड़ेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो रॉड का लेंथ इतना है, इतने दूर में रॉड फैला हुआ है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एग्जैक्टली बीच में है। तो अगर कोई डायमेंशन वाले बॉडी ले रहते हैं, अगर कुछ हम लोग बड़ा बॉडी ले, तो उस केस में जो है सेंटर ऑफ मास किसी एक छोटे से पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोई पॉइंट मास लेते हैं तो पॉइंट मास के केस में जहाँ पर वो पॉइंट मास होगा वहीं उसका सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। तो बेसिकली जो आर है इस केस में वो डीएम मास का पोजीशन वेक्टर है, या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। सो आर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, एलिमेंट, राइट। तो देखिए हम लोग का अभी तक फॉर्मूला कैसे चला था, मैं साइड में लिख के बताता हूँ कि जो आरसी हम लोग निकालते थे वो निकालते थे m1r1 प्लस m2r2, सिमिलरली ऐसे ऐड करते जाते थे, डिवाइडेड बाई सारे मासेस का समेसन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, आप कंटिन्यू रखिए, राइट। और आपको पता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर सी एम इज़ नथिंग बट समेसन ऑफ एम आई आर आई, मतलब ith मास, आई का वैल्यू 1 से n तक हो सकता है, डिवाइड बाई समेसन ऑफ एम आई। समेसन ऑफ एम आई मतलब टोटल मास हो गया, राइट। तो अगर आपको टोटल मास पता है तो आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर कोई पॉइंट मास है नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा मास है, और ये मास हर जगह ऐसे ऐसे फैला हुआ है। हम लोग अगर एलिमेंट इसको लेकर कवर करना शुरू करें तो एलिमेंट हर जगह फैला हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि instead of putting summation sign we are going to use integration sign, because to add the smaller value we always use integration, right। so हम लोग क्या बोले हैं कि अगर हम लोग को छोटे छोटे वैल्यू को ऐड करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन साइन यूज करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन किसका, एम आई आर आई का। तो एम आई का वैल्यू यहाँ पर एम ही है, आपका डी एम है एक्चुअली, और उसका पोजिशन वेक्टर आपका आर है। इस छोटे से मास का मास कितना है, डी एम। इस छोटे से जो पॉइंट मास लिया गया उसका वैल्यू कितना है, मास कितना है, तो डी एम इंटू आर, जस्ट लाइक एम आई इंटू आर आई, जस्ट लाइक एम आई इंटू क्या हो गया, ए हो गया एम आई आर आई। अगर इसको ऐड करना है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, सारे मासेस का समेसन, बेसिकली समेसन ऑफ डी एम मास, और यू कैन से जस्ट टोटल मास। सो दिस विल द इक्वेशन ऑफ आर सी एम, राइट। तो ये आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, करेक्ट, राइट। तो हम लोग इस तरह से इसको डील कर सकते हैं, राइट। तो आइए अब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए कि अगर आपको ये तो जनरल फार्मूला हो गया, आपको बोला है कि एक्सीएम कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी से आपको पता चल जाएगा कि एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डी एम। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सीएम, मतलब जिसको आपको निकालना है आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज़ नथिंग बट टोटल मास, हम लोग नीचे बोल सकते हैं टोटल मास, तो आप कभी कभी इसको टोटल मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका फार्मूला हो गया रेगुलर बॉडी के सेंटर ऑफ मास का। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक रॉड दिया हुआ है। अब देखिए रॉड में डिफरेंस यहाँ ये है कि अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ मास हम लोग को पहले ही पता था कि बीच में होगा, लेकिन रॉड यहाँ यूनिफॉर्म है नहीं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। ये लैम्डा जो है मास पर यूनिट लेंथ है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी मास पर यूनिट लेंथ के मतलब के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इसका मतलब क्या होता है।
So it is given that rod of length L and variable mass per unit length lambda is equal to lambda naught x lies along x axis, then find position of its cm. आपको क्या निकालना है, देन फाइंड पोजीशन ऑफ सीएम. तो एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, देखिए अब एग्जाम में अंदाज़ा कैसे लगाते हैं. एक बार जो है जेई मेंस में आप क्वेश्चन जाकर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे, राइट. तो अंदाज़ा लगाने का एक प्रैक्टिस होता है. अब अंदाज़ा इसमें हम लोग कैसे लगा सकते हैं कि चलिए हम लोग इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. अब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि ये आपका रॉड हो गया, राइट. अब देखिए यहाँ पर है क्या, x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू एल है. दूसरा एंड जो है l लेंथ का है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l, क्योंकि रॉड का लेंथ जो है l है. अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि अगर सोचिए रॉड यूनिफॉर्म होता, अगर रॉड यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होता. लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि लैम्डा जो वेरी कर रहा है लैम्डा नॉट एक्स, मतलब x जैसे जैसे बढ़ेगा मास पॉइंट लेंथ वैसे से बढ़ेगा, मतलब यूनिट लेंथ में मास उसका उतना ही ज़्यादा होगा. तो अगर यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा एलिमेंट ले, लेफ्ट साइड में छोटा सा एलिमेंट ले और राइट साइड में हम लोग छोटा सा एलिमेंट ले जिसका कि x का वैल्यू ज़्यादा है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है यहाँ से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में इस पॉइंट पे मास ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले पॉइंट पे, राइट साइड वाले पॉइंट पे मास ज़्यादा होगा. तो हम लोग गारंटी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है कहीं राइट की तरफ होगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं. मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो L/2 से ज़्यादा होगा. पहली बात तो आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप ऑप्शंस को देखिए कि कौन सा वैल्यू L/2 से ज़्यादा है. मिल गया, बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी सही होने का ज़्यादा है, करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ एग्ज़ाम में तो बैठे नहीं हैं. सो लेट्स सपोज एट अ डिस्टेंस x आई एम टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंट dx. हम लोग को एलिमेंट लेना होता है, तो लेट्स टेक एट अ डिस्टेंस x, लेट्स सपोज ए स्मॉल एलिमेंट dx इज देयर, राइट. तो फार्मूला क्या है कि ऑब्वियसली आपको एक्सीएम निकालना है. तो फार्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए, फार्मूला है dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm. सो लेट्स राइट dm फर्स्ट. सो dm क्या होता है, छोटे से एलिमेंट का, उस जो एलिमेंट आप लोगों ने लिया है उसका मास होता है dm, नॉट माथ, उसका मास होता है dm, राइट. तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मास हो जाएगा, मास पॉइंट लेंथ इनटू लेंथ होगा उस छोटे से एलिमेंट का, राइट. अब देखिए ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी. अब लैम्डा का वैल्यू क्या है, तो लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dm. सो हम लोग अब पुट करेंगे और उसका x कोऑर्डिनेट है क्या, तो x ही है ऑब्वियसली है. तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो हम लिखने वाले हैं कि लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, राइट, करेक्ट. अब बारी आती है लिमिट पुट करने का. लिमिट पुट करने का मतलब आपको यहाँ से वहाँ तक सारे एलिमेंट को ऐड करना है. तो अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट की शुरुआत जो हुई है x इक्वल टू 0 से है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो x इक्वल टू 0 पे है और जो लास्ट एलिमेंट है वो x इक्वल टू l पे है. x इक्वल टू कहाँ पे है, l पे, राइट. तो जो एलिमेंट है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू आपका l तक है, राइट. तो अगर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सो दिस इज़ नथिंग बट x इक्वल टू l. सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इंटीग्रेट इसको कर दें तो इंटीग्रेट जो करना होगा 0 से l तक करना होगा. 0 से कहाँ तक करना होगा, l तक करना होगा. चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है. तो लैम्डा नॉट को आप बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू l. लैम्डा नॉट आपका तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा x³/3 और यहाँ आ जाएगा लिमिट जो है आपका 0 टू l हो गया, डिवाइडेड बाई x²/2 एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू l. सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आ जाएगा L³/3 और L²/2. इट मीन्स द वैल्यू विल नाउ बिकम इक्वल टू 2l/3. दिस वैल्यू विल बी नाउ 2l/3. तो आपका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो चुका है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो चुका है, कितना हो चुका है, 12/3. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास.
एक्सीएम और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये वैल्यू देखिए तो 12/3 जो है L/2 से बड़ा है, क्योंकि L/2 होता है 0.5 L एंड 12/3 होता है 0.66 L, तो ये x/2 से ज़्यादा बड़ा है, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है तो हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो एक बात तो सोचो कि सेंटर ऑफ मास वाई पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है जो वाई एक्सिस है आपका, ऐसा एक लाइन है जो कि इस सेमी सर्कुलर रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करे, दो एग्जैक्टली सेम पार्ट में डिवाइड करे, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ये वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, राइट। राइट। तो अब हम लोग को एक्सीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना होगा, बस वाईसीएम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास कहीं वही उसी बीच में लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, करेक्ट। नीचे तो लाई करने वाला नहीं है, ऊपर लाई करने वाला है, क्योंकि मासेस के बीच में ही कुछ कहीं लाई करता है जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ऐसा नहीं होता कि सेंटर ऑफ मास, मैंने आपको कहा था कि सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड द बॉडी, यहाँ आउटसाइड द बॉडी है क्योंकि यहाँ पर कोई मास है नहीं। आउटसाइड द बॉडी ये नहीं कि बॉडी कुछ ऐसा है, सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ दिल्ली जाकर लाई करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास है, सॉरी, अगर बॉडी है बॉम्बे में, तो आपका ये जो है सेंटर ऑफ मास भी बॉम्बे में ही लाई करेगा, दिल्ली में नहीं लाई करेगा। तो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है, लेकिन वो बॉडी का जो या बोलिए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी बोलिए, बॉडी का जो बाउंड्री होता है, बॉडी के बाउंड्री के अंदर ही लाई करेगा, बॉडी के बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमेंट लिया था, देखिए अब एक सर्कुलर वाले जगह में आपको एक्चुअली एलिमेंट लेना ऐसे ऐसे केसेस में सीखना होगा, लेकिन जो रिंग होता है उसमें एलिमेंट हम लोग हमेशा लेते हैं। रिंग में जो एलिमेंट लिया जाता है वो थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट लिया जाता है। थीटा एंगल पे, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, सो थीटा एंगल पे आप डी थीटा एंगल का एलिमेंट लेंगे, राइट। तो इस छोटे से लेंथ का, छोटे से जो पोर्शन का जो लेंथ आ जाता है उसको हम लोग डीएल बोले, तो डीएल जो होता है आर डी थीटा हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। सिंपल सी बात है कि आर थीटा जो होता है आर्क लेंथ होता है, आर थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ। तो आर तो आर ही हो गया, और यहाँ जो थीटा हम लोगों ने लिया है, तो छोटे से एलिमेंट का थीटा कितना है, वो डी थीटा है, उतना क्या मैं पूछ रहा हूँ। तो वो जो लेंथ हो गया आपका वो हो गया आर डी थीटा, करेक्ट। अब क्या बचा, हाँ, इसका वाई कोऑर्डिनेट बच गया है। तो इस एक्चुअली मेरे को बस वाई सी एम चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पहले मेरे को बस वाई सी एम चाहिए कि एक्स सी एम, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक्स सी एम तो इसका ऑलरेडी क्या है, जीरो है, इसका एक्स सी एम क्या होने वाला है, जीरो। अब मेरे को यही निकालना है कि यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, वाई सी एम का ही कोऑर्डिनेट बस मेरे को निकालना है, राइट। तो इसलिए मैंने वाई सी एम को ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जो है वाई सी एम को ही डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उस छोटे से एलिमेंट का, क्योंकि आपको तो मास का भी वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जो वाई का वैल्यू हो जाएगा वाई विल इक्वल टू आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है, आर साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। आप राइट एंगल ट्रायंगल को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूला ये है आपका वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, करेक्ट। सो लेट्स पुट द वैल्यू नाउ। अब डी एम का वैल्यू, उस छोटे से एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी एम जो हो जाता है वो मास पॉइंट लेंथ हम ले लें, तो मास पॉइंट लेंथ आपका अगर लैम्डा ले लिया जाए, आप लैम्डा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि रिंग यूनिफॉर्म है। रिंग अगर आपका यूनिफॉर्म है तो लैम्डा क्या होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, राइट। तो लैम्डा मास पॉइंट लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ क्या है डी एल, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम एंड वाई इज ऑलरेडी देयर, दैट इज आर साइन थीटा। जो वाई कोऑर्डिनेट है उस छोटे से एलिमेंट का वो कितना है, आर साइन थीटा, राइट। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज नथिंग बट लैम्डा आर इंटू डी थीटा इंटू दिस इज डी एम एंड इंटू वाई, वाई इज हाउ मच, इट्स आर साइन थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब देखिए बहुत लोग क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम लिख सकते हैं, एक बार मैं कर देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम विच इज इक्वल टू लैम्डा आर इंटू डी थीटा, करेक्ट। अब चलिए हम लोग लिमिट पुट करते हैं फटाफट।
तो लिमिट अगर देखा जाए तो पूरे एलिमेंट को लाने के लिए थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक होना चाहिए। 0 से कहाँ तक होना चाहिए? पाई तक होना चाहिए, राइट। तो अगर आप 0 से पाई तक लिमिट पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, आप लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट साइन थीटा डी थीटा and integrating from 0 to pi, divided by you can take lambda into r common, integration of d theta integrating from 0 to pi, right, 0 to कहाँ तक? पाई तक, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं लैम्डा, और आर आपका एक आर चला जाएगा, लैम्डा चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन। डी थीटा का इंटीग्रेशन आपका थीटा हो जाएगा, और 0 टू पाई। एक्चुअली क्या है ना कि अभी आप इसको कट नहीं कीजिए, मैं एक आपको जादू दिखाने वाला हूँ, तो इसको भी कट नहीं किया जाए ताकि मेरे को पता चले कि डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, तो लैम्डा इंटू आर इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ पर ही लैम्डा इंटू आर छोड़ दिया जाए। तो चलिए अब अगर वैल्यू पुट करते हैं तो जो वाई सी एम का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस पाई इज -1 -1 एक्चुअली, राइट, डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू पाई आर, राइट, लैम्डा इंटू पाई आर, क्योंकि उसको अगर लिमिट पुट करें तो पाई आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले वैल्यू को लिख लिया जाए तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू पाई आर है, लैम्डा इंटू पाई आर। देखिए लैम्डा इंटू पाई आर जो है टोटल मास होता, ये टोटल मास होता। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन ही करना हो, क्योंकि आपका देखिए लैम्डा तो कांस्टेंट था, तो अगर लैम्डा कांस्टेंट था, मास पॉइंट लेंथ कांस्टेंट था, तो मास पॉइंट लेंथ हो गया लैम्डा और लेंथ हो गया आपका पाई आर। आप हाफ सर्किल का जो लेंथ बोलते हैं, आप हाफ सर्किल का जो लेंथ बोलेंगे वो कितना बोलेंगे? पाई इंटू आर, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई सी एम। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ वाई सी एम नाउ। तो एक्चुअली एम टोटल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा 2r बाई पाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई सी एम। इस वैल्यू को आपको इतना याद करना है, रोज़ सुबह शाम उठकर 5 बार, ठीक है, खाने से पहले मुंह धोने के बाद। तो इसको आप 5 बार रट्टा मारिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसको मैं क्या बोलूँ, कितने कलर से मैं दिखाऊं, लेकिन ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, करेक्ट। ये सब बेसिक्स है, मतलब इसको आपको याद तो